गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं के सोशल साइंस में देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न बचा हुआ। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा जो है हमारे व्यवहार का साधन होता है। मुद्रा के द्वारा ही किसी भी देश में मुद्रा का चलन इसीलिए रखा जाता है कि लेन देन का वो जरिया होता है। मुद्रा के चलन से ही हम आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो मुद्रा के माध्यम से हम उसको खरीदते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा किसे कहते हैं, इसमें कह सकते हैं कि मुद्रा जो है लेन देन का सबसे अच्छा साधन होता है। मुद्रा अगर नहीं है तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली ही चला सकते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि हम जो है वस्तु को ऐसा कुछ वस्तु ऐसा होता है जो लाने ले जाने में और एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर मुद्रा प्रणाली शुरू की। मुद्रा रखने का मतलब है कि हम लेन देन का ये जरिया रखें। पैसे के द्वारा ही हम हर चीज का लेन देन कर सकते हैं। दूसरा है बाजार से क्या आशय है। बाजार से क्या आशय है? तो बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर बहुत सारे वस्तु को हम खरीदते हैं। बहुत सारे वस्तु वहां पर बिकता है और वहां पर लेने वाले और बेचने वाले इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी जगह को हम बाजार कहेंगे जहां पर लेन देन होता है या जहां पर क्रेता विक्रेता एक साथ मिलकर वस्तु का आदान प्रदान या वस्तु बेचते हैं और खरीदते हैं। वैसी जगह को एक निश्चित जगह तय होता है। और इसका विस्तार भी हम कह सकते हैं कि इसका बाजार का कोई निश्चित जगह नहीं हो सकता। हम बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार खरीदी कर सकते हैं। तो बाजार का यहाँ पर हम अर्थ इतना ही लगा सकते हैं कि बाजार ऐसे स्थान को कहेंगे जहां पर क्रेता विक्रेता अपने सामान को खरीदते या बेचते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। अब तीसरा इसमें कहा गया है साख से क्या आशय है। साख मतलब जो लेन देन करते हैं मुद्रा का, जैसे हम बैंक से कुछ रुपए उधार लिए, साहूकार से ले लिए, तो साख मतलब हम किसी भी वस्तु का फैलाव, कोई भी जरिया, ये साख कहलाता है। क्योंकि हम बिना साख के हम ना उद्योग चला सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते। एक कृषक जो है साख, अगर उसका फैला हुआ साख है तभी वो बैंक से ऋण ले सकता है, नहीं तो साहूकार से लेना पड़ता है। साख का मतलब है बैंकों से ऋण लेना। साख फैला रहता है, एक शाखा से दूसरी शाखा तक उसका फैलाव रहता है। कोई भी अपना बचत पैसा उसमें जमा करता है तो दूसरा ऋण के रूप में उस पैसे को उठाता है। तो ये साख फैला रहता है। तीसरा इसमें दिया है सन 1961 में अर्धदास्ता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुंचा। सन 1961 में अर्धदास्ता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुंचा। तो ये मध्यम जो उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग, उनको लाभ पहुंचा। यहाँ पर किसानों को इससे क्षति हुई। कहा जाता था कि किसानों के लिए इसमें फायदा है, परंतु उच्च वर्ग जो जमींदार थे उनको इसमें ज्यादा लाभ पहुंचा। क्योंकि किसान वहां पर दिखाने के लिए दास्ता प्रथा समाप्त तो कर दिए, परंतु खेत जो थे, जमीन तो थे, उन्हीं के हिस्से में रह गया। वो अपने हिस्से में रखे, उसको किसानों को नहीं दिए और उस पर वो बहुत सारे मूल्य देकर उसमें कृषि करते थे और उसे बहुत सारा मूल्य वसूल करते थे। अंतिम में ऐसी स्थिति आ गई कि उसे बहुत सारा पैसा उसमें भरना पड़ता था। तो किसानों को इससे बहुत ज्यादा हानि हुई और उच्च वर्ग को ही इससे लाभ पहुंचा। तो सन 1961 में अर्धदास्ता समाप्त करने का वास्तव में किसे लाभ पहुंचा? उच्च वर्ग को ही लाभ पहुंचा, अमीर वर्ग को ही लाभ पहुंचा। मजदूरों को, किसानों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति में हम उन उच्च किस्म के बीज खाद का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति है। नया दौर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च क्वालिटी के बीज, उन्नत किस्म के खाद और बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का उपयोग करना ही और उससे उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र, इसमें फसल
एक फसल बोने के बाद हम उसमें दूसरा फसल लेते हैं, फिर तीसरा फसल लेते हैं, वही फसल चक्र है। जैसे धान बुआई के बाद धान कटाई कर लिए, धान कटाई के बाद उसमें हम दलहन तिलहन लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सब्जी लगा रहे, या गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, उसके बाद सब्जी लगा रहे हैं। तो ये एक फसल के बाद दूसरा, दूसरा फसल के बाद तीसरा, अगर हम उसी खेत में लगाते जाते हैं तो उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। एक फसल के बाद में दूसरा, दूसरा के बाद में तीसरा, उसी जमीन पर हम 2-3 फसल एक साल में ले रहे हैं, वही फसल चक्र कहलाता है। भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है कि विश्व के अनेक देश जो है उसके साथ हम विश्व जो देश है, पूरे विश्व के देश है, उसके साथ व्यापार संबंध रखना, जो हम उसके साथ संबंध रखते हैं, लेन देन और अपना आयात निर्यात करते हैं, ये भूमंडलीकरण है। क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश है और बहुत सारे देश के साथ हम मित्रता रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन रखते हैं, वो भूमंडलीकरण है। अब धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं? धुरी राष्ट्र मतलब धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए? तो धुरी राष्ट्र में उसका नाम आता है, जर्मनी के साथ में जापान थे और इटली थे। वो ये तीनों जो देश थे वो एक साथ ही इकट्ठा होकर एक धुरी में थे, मतलब तीनों एक पार्टी में थे और बाकी सब अलग थे। तो ये धुरी राष्ट्र कहलाए, जो जर्मनी थे, इटली थे और जापान। यहाँ पर हम देखेंगे आगे और कि जर्मन जो थे और जर्मनी और इटली, उसमें मुसोलिनी और फांसीवाद और नाजीवाद का जन्म हुआ। फांसीवाद, नाजीवाद उसके जनक कहलाया और उसी के कारण ये युद्ध हुआ और उसी से धुरी राष्ट्र कहलाए। ये हमारा कितना प्रश्न हो गया? 8 प्रश्न हो गया। तो मैं पहले और बता चुकी हूँ, 16 प्रश्न और बता चुकी हैं और ये 8 और बताई हूँ। मुद्रा किसे कहते हैं? बाजार से क्या आशय है? साख से क्या आशय है? और मुद्रा का आप समझ गए होंगे कि मुद्रा मतलब रुपए पैसा से लिया जाता है और रुपए पैसा लेन देन का जरिया होता है। हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं तो मुद्रा को लेकर ही जाते हैं। तो हमारे लेन देन का जरिया मुद्रा होता है, तरल। ये मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा जो है हमारे लेन देन का जरिया होता है। बाजार ऐसी जगह को बाजार कहते हैं जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन होता है, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एक साथ मिलकर सामानों का बेचा और खरीदा जाता है, ऐसी निश्चित जगह को हम बाजार कहेंगे। साख से क्या आशा है? साख मतलब फैलाव है, एक हमारा जो कर्ज लेते हैं या लेन देन का जो जरिया होता है वो साख कहलाता है। और हम साख का और आगे डिटेल पढ़ सकते हैं। वो संस्थागत और गैर संस्थागत होता है। संस्थागत में सरकार जो है ऋण देता है वो संस्थागत होता है और साहूकार से जो ऋण लेते हैं वो गैर संस्थागत होता है। तो संस्थागत और गैर संस्थागत 2 होता है उसमें साख में, क्योंकि साख हम उधार लेते हैं, कर्जा में लेते हैं। कृषक जो है, उद्योग वाले जो है, व्यवसायिक को जो है, कोई भी जो कार्य शुरू करते हैं उसको बिना कर्ज लिए नहीं करते, तो उसका जरिया 2 है, साहूकार और जो बैंक होता है वो। तो संस्थागत और गैर संस्थागत इसमें कहा गया है। तो संस्थागत में हम बोलेंगे तो बैंक और गैर संस्थागत में साहूकार बोलेंगे। अब देखते हैं सन 1961 में अर्थशास्त्र समाप्त करने पर वास्तव में मजदूरों और किसानों को इसमें हानि पहुंचा और उच्च वर्ग को इसमें लाभ पहुंचा, क्योंकि उच्च वर्ग अपना जमीन अपने पास हथिया के रखे थे, उसको छोड़े नहीं थे और वो मजदूरों और किसान से वैसे ही बहुत बड़ी कीमत उससे लेते थे और उसमें जमीन में वो बंधे रहते थे, वही उसका देख रेख करते थे। हरित क्रांति उच्च पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज और उन्नत किस्म के खाद का प्रयोग और नई तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाया। फसल चक्र किसे कहते हैं? एक वर्ष में हम उसी जमीन पर 2-3 फसल लेना, उसे फसल चक्र कहते हैं। जैसे धान के बाद हम गेहूं लगाते हैं, फिर उसके बाद तिलहन लगाते हैं या सब्जी की खेती करते हैं तो उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र मतलब एक वर्ष में एक खेत में 2-3 फसल लेना ही फसल चक्र कहलाता है। भूमंडलीकरण का अर्थ है कि विश्व के अनेक देशों के साथ हमारा व्यापार संबंध, मित्रता का संबंध रहना ही भूमंडलीकरण है।
और धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो इटली और जापान, दो जो थे धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ में थे। एक तो थे इटली और दूसरा जापान। ये दोनों तीनों जो है धुरी राष्ट्र कहलाए।